में देखेंगे हम सिर्फ विज्ञान का, और विज्ञान में भौतिकी से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में, इससे आपको एक भी क्वेश्चन बेसी अधिक नहीं आएगा। जो आएगा इसी में से आएगा सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि रेलवे सिग्नल का में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बड़ा होता है, यानी अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है अधिक होता है, जिस कारण का वायुमंडलीय प्रकीर्णन कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो बैंगनी का कम होगा। अगर बैंगनी का तरंग दैर्घ्य का होगा सबसे कम होगा, ये भी याद रखिएगा। बैंगनी कम, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, इसीलिए हमें दिखाई देता है। प्रकीर्णन इसका कम है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा। अधिक दूरी तक उच्च तीव्रता के साथ गमन करता है, अतः सिग्नल दूर से ही स्पष्ट दिखता है, इसलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये है इसका उचित आंसर। इसके बाद ये आपको 2 नंबर आएगा, अगर ऐसा लिख देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने का कारण क्या है। तो हीरे का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरा जिसे इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, इसकी उच्च अपवर्तनांक होती है। यह कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। जब प्रकाश एक हीरे में प्रवेश करता है तो यह धीमा हो जाता है और मुड़ता है। यदि प्रकाश हीरे के अंदरूनी सतह पर उस कोण के बाहर होने के बजाय हीरे के अंदर में ही परिवर्तित हो जाए तो यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जा सकती है, जिसे प्रकाश धीरे धीरे अंदर बाहर टकराता है, बाहर निकलता है, टकराकर पहले इधर उधर छलकता है। इस प्रकाश के उछलने के परिवर्तन को, प्रक्रिया को, चमक को यानी या आग को हम कहते पैदा करता है, जिसके लिए हीरे को प्रसिद्ध माना जाता है। इसीलिए बोला जाता है हीरे में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, और इसी कारण हीरे को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के कारण है। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो फ्यूज के तार के 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका प्रतिरोध ऊंच होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है ऊंच होता है। इसका गलनांक न्यून होता है। अगर गलनांक न्यून ना होगा तो कोई भी वोल्टेज इधर से आएगा, अगर ये ना गलेगा तो पूरा इधर से जो टीवी, कूलर, फ्रिज जितना चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका गलनांक कम है तो यहीं पर फ्यूज मार देगा तो धारा इधर प्रवाह नहीं होगा, इससे इसका गलनांक न्यूनतम होता है। घरों में 220 वोल्ट 5 एम्पियर अनुपातिक फ्यूज का व्यवहार होता है। 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर का अनुपातिक फ्यूज का व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हाथ अंगूठा के नियम। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। दक्षिण हस्त का नियम ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपने दाहिना हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे के इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी अंगुली क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो माध्यम चालक की विद्युत धारा दर्शाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझेंगे कि जब आप अंगुली दाहिना हाथ लीजिए, उसमें तर्जनी जो कहा जाता है, मध्यमा अंगुली और अंगूठे के इस प्रकार फैलाइए। तर्जनी जो कहा जाता है, जो अंगूठा के बाद होता है उसे ही तर्जनी कहते हैं। मध्यमा जो कहते हैं, जिसे बड़ा होता है मिडिल फिंगर, उसी को हम तर्जनी कहते हैं, मध्यमा कहते हैं। और तर्जनी जो आपको बताया कि मिडिल और थंब यानी अंगूठा के बीच में जो होता है उसे ही तर्जनी कहते हैं। अंगुली को अंगूठे के इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक परस्पर संकेत करती है, और इस गति के दिशा को संकेत करना माध्यम के चालक विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ऐसे क्वेश्चन आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि तर्जनी जो है मिडिल और थंब यानी अंगूठा और मध्य अंगुली के बीच में होता है, और उसी को ये तीनों फिंगर आपको याद रहता है तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, पशु के
गोबर और जीव अपशिष्ट का बायोगैस प्राप्त करने से क्या लाभ है? तो इसको देखिए, लाभ। पशु में गोबर जीव अपशिष्ट में बायोगैस प्राप्त निम्नलिखित लाभ हैं। इसका लाभ बहुत सारा है, आप जान लीजिए कि लाभ कौन सा है। बायोगैस ऐसा ईंधन है जिसका राख धुआं उत्पन्न किया जाता है। इसका प्रयोग बत्ती जलाने के लिए भी किया जा सकता है। माचिस का बचा गारा, माचिस जो जल जाता है, ऐसे माचिस होता है और यहाँ पर जो ये जल जाता है तो उसे उत्तम गाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है, इसी को गारा कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी संयोजन का है क्यों? ठीक है ना, घरेलू में श्रेणी क्रम क्यों जोड़ा जाता है, इसका अर्थ है तो श्रेणी क्रम संयोजन विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ परिपथ होता है। यदि इसे परिपथ में लगे उपकरण को कोई एक उपकरण खराब हो जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी संयोजन के उपयोग नहीं किया जाता है। ये पूछा गया है कि घरेलू उत्पाद में श्रेणी संयोजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा क्यों नहीं होता है। इसीलिए घरों में हमें श्रेणी क्रम का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका मान लीजिए एक यहाँ बल्ब लगा है, एक यहाँ बल्ब लगा है और एक बल्ब यहाँ लगा है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक ही बार तीनों बल्ब खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ कट जाएगा तो ये दोनों आपको सुरक्षित रह जाएगा। इसीलिए हमें समांतर क्रम में घरों का प्रयोग करते हैं। पवन ऊर्जा का प्राप्त करने का क्या फ़ायदा है? पवन ऊर्जा को प्राप्त करने का पूछा गया क्या फ़ायदा है। तो देखिए, पवन ऊर्जा को निम्नलिखित फायदा है। यह ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है, मतलब कि इससे प्रदूषण नहीं होता है। यह ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। ये नवीकरणीय मतलब ख़त्म नहीं होगा। पवन अर्थात वायु मुक्त प्राप्त होता है, यानी वायु से इसको कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये वायु होता है। ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सागर तल पर उच्च और निम्न ज्वार स्तर के अंतर के बीच ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी इधर उच्च इधर निम्न और इसके बीच में जो हो जाएगा वो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा। वाहन के प्रयोग किया जाता है क्यों? वाहन में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हम तो कहते हैं अवतल उत्तल दोनों दर्पण का प्रयोग होता है, जहाँ पर जिसका यूज होता है वो होता है। वाहन के पीछे दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। आपने जाना कि उत्तल दर्पण, अब हमारे से जान लीजिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण के गाड़ी के आगे जो हेडलाइट होता है उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है कि वक्र दर्पण के आवर्धन किस प्रकार के बदलता है। तो देखिए, ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रकरण के वास्तविक प्रतिबिंब के आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के आवर्धन धनात्मक होते हैं। यहाँ पर धनात्मक लिख लीजिए, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के प्रकरण में आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाले होगा, यहाँ पर चलने वाले नहीं, बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथ में श्रेणी संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। अभी आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा बताना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं थोड़ा सा। घरों के बल्ब के पंखों के अन्य विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित रहते हैं, क्योंकि सभी के फ्यूज करने पर एक दूसरे से छोर पर विभवांतर समान रहता है और दोनों प्रवाह बंद नहीं होता है। उपकरण के परिपथ श्रेणीबद्ध में जोड़ने पर हरेक उपकरण का कम विभवांतर संचार लेने लगता है और बल्ब अगर फ्यूज करता है तो धारा रहना बंद हो जाएगा। यही कारण है घरेलू विद्युत पर्व में श्रेणी क्रम नहीं समायोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये देख लीजिए। नरम लोहा के क्रूड धारावाही कुंडली में लपेटकर धारा प्रवाहित किए जाते हैं। विद्युत चुंबक बना दिया जाता है, जिसका चुंबकत्व कभी तक रहता है जब कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है।
दूसरा कह रहे हैं कार्बन स्टील के छड़ को धारावाही कुंडली के गर्म, यहाँ पर होगा गर्म में रखे, गर्म मतलब कि बीच में रखे, यानी यहाँ से बीच रखा जाए तो कुछ देर बाद चुंबक बन जाता है। जब धारा का बहना बंद कर दिया जाए तो ये छड़ अपने चुंबकत्व का त्याग नहीं करता, यह एक अस्थायी चुंबक कहलाता है। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है? तो विद्युत परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित 3 बात पर निर्भर करता है। पहला, कुंडली के तार के फेरों की बढ़ जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। संख्या के, अगर तारों में फेरों की संख्या विद्युत धारा की शक्ति पर और परिनालिका के गर्भ में रखे पदार्थ के निर्भर करेगा। अगर यह नरम लोहे का परिनालिका है तो परिणति गर्भ रखा जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाएगी। 14 का राय, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग उचित क्यों नहीं है? जबकि जंगल में पुनः पूर्ति हो सकती है। वृक्ष को काटकर प्राप्त लकड़ी ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत, किंतु कोई वृक्ष परिपक्व होने से 15 वर्ष के अधिक समय ले सकता है, तो इस प्रकार की लकड़ी समान ऊर्जा स्रोत के पुनः प्राप्ति के बहुत समय लगाता है। बड़ी संख्या में वृक्ष को काटने में जंगल नष्ट हो रहे हैं। पर्यावरण को असंतुलन के कारण यही कारण होगा कि लकड़ी का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए कैसे पहचान सकते? तो अवतल दर्पण को बिना छूने पता कैसे लगता है? इसका परावर्तक सतह नत होता है, मतलब कि इसका बाहरी जो सतह होता है रंगा हुआ होता है, यानी ऐसे रहता है। अवतल दर्पण जब भी रहेगा तो इस प्रकार रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा तो अंदर की ओर रहेगा, ये होता है अवतल और उत्तल दर्पण। समतल जो होता है बराबर होता है, तो इसका छूने से पता चलता है इसका परावर्तक सतह नत होता है। इसका उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पण के फोकस के भीतर वस्तु को बारी बारी में रखा जाता है, तो इस दर्पण के वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा दिखाई पड़े, वह अवतल दर्पण है। जिस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा दिखाई दे तो ये उत्तल दर्पण है, और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर हो तो ये होता है समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि 6, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद क्यों करता है? दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाता है, अतः चश्मा उतारकर ही दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति आकाश की ओर देखने का अपना चश्मा उतार देते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी घने जंगल में सूर्य के प्रकाश से गुजरता है तो उसे टिंडल प्रभाव देखा जाता है। जंगल में कुहासे, जल, सूक्ष्म बूंदे प्रकाश के प्रकीर्णन कर देती है। विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या है? विद्युत विभव इकाई धनावेश को अंत विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के संपादित कार्य को इस बिंदु पर विभव कहते हैं। विभव इसका ऐसे ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर स्पष्ट कहते हैं, इसे ऐसे ही मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसका ऐसे ही मात्रक लिखे तो इसका ओम ऐसे होता है। जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है, चालक के अंदर प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन का इसके टक्कर के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो धारा बहने में रुकावट डालती है। अतः प्रतिरोध का ऐसा गुण जो गुण है जो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। विद्युत संचरण के लिए कॉपर तथा एल्युमिनियम तारों के उपयोग क्यों किया जाता है? कॉपर और एल्युमिनियम के तारों के प्रतिरोध का मिश्रण से बने होते हैं। तारों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। साथ ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रोमियम और टंगस्टन के तार तुलना में काफ़ी अधिक होती हैं।
अतः कॉपर और एल्युमिनियम तार का प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, जिससे मुक्त रूप से गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। अतः विद्युत संचार में प्रायः कॉपर और एल्युमिनियम तारों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह आपने 20 क्वेश्चन देख लिया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप चले जाइए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। या फिर अगर इससे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। आपको अगले